नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन ओवरसीज बैंक स्टॉक के रिटर्न के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले करीब आपको 3 बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर उस स्टॉक ने पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को क्या रिटर्न दिए हैं और कितनी ज्यादा वहां पे हमें गिरावट देखने को मिलती है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर उस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में आखिर कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें उस स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, क्या वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है। और यही तीनों बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंडियन ओवरसीज बैंक स्टॉक को लेके। अगर आपने स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आप स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंडियन ओवरसीज बैंक स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, जहां पे एक आइडिया आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, एक पैटर्न आपको समझाने की कोशिश करूंगा, एक अंदाजा आपके साथ शेयर करूंगा कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन से जहां पे आपको स्टॉक में भर के रिटर्न देखने को मिल सकता है, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक में भर के गिरावट और लॉस देखने को मिलने वाला है। साथ में मैक्सिमम स्टॉक में कितनी ज्यादा रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है या कितनी ज्यादा गिरावट देने का दम ये स्टॉक रखता है। साथ में एक नजर डालेंगे स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न को समझने के लिए, क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आई होप आपको इस वीडियो से काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन सीखने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें इंडियन ओवरसीज बैंक स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, तो देखते हैं स्टॉक ने शॉर्ट टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर अपने इन्वेस्टर्स को कितना रिटर्न या फिर कितनी गिरावट यहां पे देखने को मिली। अगर देखा जाए स्टॉक में शॉर्ट टर्म में 1 वीक की होल्डिंग की अगर बात करें तो 1 वीक में स्टॉक में करीब 3.5% के आसपास एक अच्छी खासी गिरावट दर्ज हुई है। अगर यहाँ पे 1 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 1 महीने में स्टॉक ने करीब 12.5% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक में करीब 8.5% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज हुई है। और अगर स्टॉक में 6 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 6 महीने में स्टॉक में करीब 22% के करीब एक अच्छी खासी गिरावट दर्ज हुई है। और अगर स्टॉक में 9 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 9 महीने में स्टॉक में करीब 23% से ज़्यादा की गिरावट हमें देखने को मिलती है। अब बात करने वाले स्टॉक में लॉन्ग टर्म को लेके, देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में लॉन्ग टर्म में 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो 1 साल में स्टॉक ने करीब 16.5% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 2 साल की होल्डिंग की बात करें तो 2 साल में स्टॉक ने करीब 62.5% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग की बात करें तो 3 साल में स्टॉक ने करीब यहाँ पे इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 1.25 गुना से ज्यादा करके दिया है। 136% का एक अच्छा खासा मजबूत रिटर्न स्टॉक ने 3 साल की होल्डिंग पे दिया है। और अगर स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग की बात करें तो 4 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 3.5 गुना से ज्यादा करके दिया है। 4 साल में स्टॉक ने 354% के करीब एक अच्छा खासा रिटर्न गेन किया है। और अगर स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग की बात करें तो 5 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 3.25 गुना से ज्यादा करके दिया है। 5 साल में स्टॉक ने 344% का एक अच्छा खासा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म को लेके तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर आप ये सोच के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हो कि भाई स्टॉक में 2-4 महीने, 6 महीने, 7-8 महीने यहाँ पे हम होल्ड करेंगे और एक अच्छा खासा रिटर्न लेके स्टॉक से चले जाएंगे, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए ये स्टॉक बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। बल्कि यहाँ पे आपको हर एक लेवल पे शॉर्ट टर्म में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी। कम से कम यहाँ पे 3% से लेके 22-23% तक एक अच्छी खासी गिरावट और लॉस आपको देखने को मिल सकता है। अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में तो लॉन्ग टर्म में मैं आपको यही कहूंगा कि स्टॉक में आप जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करोगे उतना अच्छा खासा रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलेगा। अगर लॉन्ग टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो वो यहाँ पे 4 साल का टाइम ड्यूरेशन है, जहां पे स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 3.5 गुना से ज्यादा करके दिया है। देखा जाए तो 4 साल में स्टॉक ने यहाँ पे 354% के करीब एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है।
देखा जाए तो आप स्टॉक में किसी भी टाइम ड्यूरेशन में एंट्री ले सकते हो, लेकिन एग्जिट करते टाइम मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि स्टॉक में जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के बाद एग्जिट करोगे उतना अच्छा खासा भर भर के रिटर्न आपको स्टॉक में देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों ये थी अब तक की स्टॉक के 5 साल के रिटर्न के बारे में बात, लेकिन क्या हमें यहाँ पे स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये चीज़ अभी भी बाकी है। देखो किसी भी स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न से हमें एक आइडिया, एक पैटर्न और गैस करने का तरीका मिल जाता है कि भाई मैक्सिमम स्टॉक में कितनी ज़्यादा गिरावट मैक्सिमम स्टॉक में देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम ये स्टॉक कितना ज़्यादा रिटर्न देने का दम रखता है। लेकिन इसी चीज़ के बिहाफ पे हमें ये डिसीजन लेने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है कि भाई क्या हमें सच में स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए हमें स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न को देखना काफी ज्यादा जरूरी होता है, जिससे ये हमें डिसीजन लेने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। लेकिन देखो मोस्टली बंदे होल्डिंग पैटर्न को सिर्फ एक डेटा और आंकड़ा समझते हैं, लेकिन मैं आज आपका देखने का, होल्डिंग पैटर्न को देखने का नजरिया बदल के रख देता हूं। देखो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पे प्रमोटर की होल्डिंग कम से कम 50% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम हो जाती है तो वहां पे प्रमोटर काफ़ी स्पीड से, काफ़ी तेज़ी के साथ अपनी होल्डिंग को कम करने की कोशिश करते हैं और नतीजा ये होता है कि वहां पे जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ जाता है और स्टॉक के रिटर्न हमेशा गिर जाते हैं। लेकिन अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 70, 80 या 90% या इससे ज़्यादा है तो समझ लो वो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बनेगा या फिर लॉन्ग टर्म तक भर भर के आपको रिटर्न देने वाला है। लेकिन ऐसे कुछ पॉइंट ऐसे भी है स्टॉक मार्केट में जो मोस्टली लोग मिस कर देते हैं। देखो जो स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा ट्रस्टेबल जो इन्वेस्टर्स होते हैं वहाँ पे प्रमोटर्स और डीआईआई की होल्डिंग आती है, जो सबसे लंबे टाइम तक रुकते हैं और अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे करके कम करते हैं। लेकिन दो सबसे ज़्यादा पैनिक कैटेगरी इंडियन स्टॉक मार्केट में, मुझे पता है सबसे पहले आप पब्लिक इन्वेस्टर्स का नाम लोगे, लेकिन पब्लिक इन्वेस्टर्स बिल्कुल नहीं है। मानते हैं पब्लिक इन्वेस्टर्स और एफआईआई दोनों पैनिक कैटेगरी के अंदर आती है, लेकिन जो एफआईआई होती है वो सबसे ज़्यादा पैनिक कैटेगरी में आती है। देखो क्यों आती है? जो पब्लिक इन्वेस्टर्स होते हैं वो सिर्फ अपना डोमेस्टिक मार्केट के एनालिसिस करते हैं, लेकिन जो एफआईआई होती है वो हमेशा पब्लिक इन्वेस्टर्स से 2 कदम आगे चलती है। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो इंटरनेशनल और ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब उनको पता चलता है कि इंटरनेशनल और ग्लोबल मार्केट के अंदर गिरावट का सिलसिला शुरू होने वाला है तो वो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करते हुए नजर आते हैं। आपने अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में देखा होगा कि इंडियन स्टॉक मार्केट में एफआईआई ने किस कदर यहाँ पे बिकवाली की, और जब वो बिकवाली करके निकल जाते हैं तब पब्लिक इन्वेस्टर्स को समझ में आता है कि भाई अब यहाँ पे गिरावट का सिलसिला शुरू होने वाला है, क्योंकि एफआईआई यहाँ से सोल्ड आउट करके निकल चुकी है और तब वहाँ पे गिरावट बड़ा रूप जन्म ले लेती है। इसीलिए कहते हैं कि भाई हमेशा प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा से ज्यादा रखो या कम से कम 50% तो रखो, लेकिन स्टॉक के अंदर जिस स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग कम से कम रहेगी वहां पे आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर एफआईआई की होल्डिंग ज्यादा से ज्यादा आपको देखने को मिलेगी तो समझ लो गिरावट के टाइम पे सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशंस आपको स्टॉक में देखने को मिलेगा और सबसे ज्यादा गिरावट भी आपको स्टॉक में देखने को मिलती है। देखो जो स्टॉक मार्केट में 11:30 से लेकर 1:30 बजे का टाइम होता है वो सबसे खास होता है, क्योंकि उस टाइम एफआईआई सबसे ज़्यादा मार्केट में एक्टिव रहती है। क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल मार्केट या तो एक्टिव रहते हैं या फिर उनके प्री सेशन या पोस्ट सेशन चलते रहते हैं। इसी वजह से 11:30 से लेकर 1:30 बजे के टाइम में एफआईआई मार्केट में सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि भाई प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा रखो और एफआईआई की होल्डिंग कम से कम रखो, वो स्टॉक में सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको देखने को मिलने वाला है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न को लेके। देखते हैं यहाँ पे होल्डिंग पैटर्न के पिटारे से आखिर क्या निकल के आता है। अगर यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग 96.38% के आसपास है। तो देखा जाए तो ये स्टॉक प्रमोटर की होल्डिंग इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला संकेत कि यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज़्यादा है और यहाँ पे 96.38% प्रमोटर होल्डिंग है, तो जाहिर सी बात है आप स्टॉक में ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे देखा जाए तो पिछले साल भी ये होल्डिंग सेम थी और यहाँ पे होल्डिंग में कोई भी चेंजेस नहीं है। इसका मतलब ये है कि प्रमोटर अपने होल्डिंग को लंबे टाइम तक बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये स्टॉक लंबे टाइम तक एक अच्छा खासा रिटर्न आपको देने वाला है। देखा जाए तो यहाँ पे दूसरा जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट आता है वो आता है डीआईआई की होल्डिंग। यहाँ पे डीआईआई की होल्डिंग पिछले साल 1.29% थी, जो इस साल बढ़ के 1.30% के आसपास आ गई है। तो देखा जाए तो डीआईआई भी लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ा रही है, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। और सबसे बेस्ट जो पॉइंट आता है वो आता है एफआईआई। यहाँ पे एफआईआई की होल्डिंग काफी ज्यादा मिनिमल है, 0.02% के आसपास है। तो ये भी सबसे मजबूत और स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो पब्लिक इन्वेस्टर्स है उनकी होल्डिंग 1.95 है।
है। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स है वो तो यहाँ पे ना के बराबर है। यहाँ पे एफआईआई भी काफ़ी कम है और पब्लिक इन्वेस्टर्स भी काफ़ी कम है। तो जाहिर सी बात है ये स्टॉक आने वाले टाइम में एक ज़बरदस्त रिटर्न आपको देने वाला है और हो सकता है ये स्टॉक आने वाले टाइम में मल्टीबैगर भी बन जाए। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इंडियन ओवरसीज बैंक स्टॉक के रिटर्न को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपको उसके रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाले वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो पे नए हो या चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहे, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।